आज के क्लास में हम मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आप जानते हैं कैलकुलस के नाम से, आज उसके एप्लीकेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपने तो पढ़ ही लिया है कि कैलकुलस होता क्या है, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैलकुलस को रियल लाइफ से किस प्रकार जोड़ा जाए। तो चलिए देखते हैं। कैलकुलस को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन और डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। अगर हम बोलें कि अगर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x करें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x करें तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हम लोग का x² आएगा, x²। जबकि x² का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा d/dx। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो हम लोग का रिजल्ट आएगा 2x। इसका जस्ट ऑपोजिट, तो देखिए यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पर इसी का सेम चीज ये आ गया। तो ये एक दूसरे का उल्टा होता है जैसा कि आपको पता है। तो चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत जो है कैलकुलस को सबसे पहले, यहाँ हमारे भारत के वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था माधवा, जिनको भारत भास्कर द्वितीय भी बोला जाता था, उन्होंने सबसे पहले कैलकुलस के बारे में बताया, जो केरल के थे, एक महान मैथमेटिशियन। लेकिन उन्होंने प्रूफ नहीं किया। बाद के वैज्ञानिक वो 14वीं शताब्दी में ही बता चुके थे, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने इसे प्रूफ करके बता दिया कि जो कैलकुलस है ये असल में ये है क्या, इसे आप किस चीज में यूज कर सकते हैं, उसका पूरा प्रूफ दे दिया उन्होंने। जैसे हम लोग को पता था उस वक्त तक कि 2D और 3D शेप्स का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालना है। 2D शेप जैसे आयत, वर्ग और फिर वृत्त, ये सब। लेकिन 3D शेप्स का भी हमको पता था, जैसे बेलन, शंकु, घन, घनाभ, छिन्ना, ये सभी चीजें। लेकिन हमें एक चीज पता नहीं था, वो था जैसे हम अगर कोई एक कर्व सरफेस एरिया इस तरह का या फिर कोई भी ऐसा टाइप का कोई शेप हो तो उसका कैसे निकालेंगे। इस प्रकार का कोई भी एक एरिया दिया हुआ हो तो इसका जो क्षेत्रफल है, इस तरह के कर्व वक्र का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, उसे सबसे पहले 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन, और आइजैक न्यूटन तो इंग्लैंड के थे, और गॉटफ्राइड विल्हेम लेibniz, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे। तो इन दोनों ने मिलकर ये बताया कि हम इसे क्या करें, इस कर्व को छोटे छोटे आयतों में बांटे। सबसे पहले छोटे छोटे आयतों में हम इसको बांट देंगे, तो इतने छोटे छोटे आयतों में बांट देंगे कि ये जो है इसका पूरा, अगर हम बहुत छोटे छोटे आयतों में इसे बांट देंगे तो इसका हर एक जो यहाँ पर जो क्षेत्र दिख रहा है ये एक आयताकार शेप ले लेगा, और इसका हम लोग हर एक का इक्वल किसी एक का क्षेत्रफल निकाल के उसे जोड़ देंगे। जैसे मान के चलिए ये अगर x है तो इसका अगला वाला x प्लस h होगा, इस प्रकार उन्होंने बताया, और उससे अगला वाला x प्लस h प्लस h होगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2h। तो इसको इस फंक्शन के रूप में उन्होंने दिखाया कि एरिया, किसी भी कर्व का एरिया, बस आपको ये पता हो कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे sin cos tan का फंक्शन है, या फिर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स क्या है, तो वो बस आपको पता होना चाहिए, उसका फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे ये fx, ये एक x का फंक्शन है, तो इसको हम लोग इस प्रकार दिखा सकते हैं, एरिया ऑफ दिस ग्राफ ऐसे fx प्लस f इंटू x प्लस h प्लस fx प्लस 2h, ऐसे करते हुए n नंबर्स। ये n जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आयतों की संख्या अगर n हो, इनफाइनाइट हो, तो n इनफाइनाइट हो और x टेंड्स टू 0 हो लिमिट, तो हम इस प्रकार उसको जोड़कर निकाल सकते हैं। तो लेibniz ने ये भी बोला कि हम समेशन का यूज, वो उस टाइम समेशन का यूज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि समेशन का ही यूज क्यों करें,
उसके लिए उन्होंने एक जो समेशन, देखिए इंटीग्रेशन क्या है, समेशन है, जोड़ है, सभी क्षेत्रफलों का जोड़ है। तो सम का जो पहला वर्ड है उसको उन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया और इसे ही हम लोग, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसी का फंक्शन हम लोग लिखते हैं x इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, जिसका हम लोग देखिए निकाल चुके हैं। आप एक चीज समझिए कि हम लोग जब भी इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम लोग को यहाँ पर c लिखना पड़ता है। क्यों c लिखना पड़ता है वो समझिए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर x², हम अभी 2x का देखिए यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये x² प्लस c आया। ये c क्या है, एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। हम कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या था, इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड था या नहीं, वो चीज हमको पता नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि कांस्टेंट का जो भी इंटीग्रेशन होता है स्थिरांक का, वो शून्य होता है। जैसे आप यहाँ देखिए 2x + 9 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x² + c। x² प्लस ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ c ही होगा। देखिए इसका और इसका सेम आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये तो 2x है, लेकिन यहाँ तो 2x + 9 है। तो यहाँ इसलिए हम लोग c का प्रयोग करते हैं कांस्टेंट के रूप में, ताकि हमें एग्जैक्ट वहां पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर रहा होगा, उसको जानने के लिए वहां पर c का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि c का प्रयोग किसी कांस्टेंट का पता लगाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू सेम आता है, सेम एकदम सेम वैल्यू आ रहा है। ये कांस्टेंट यहाँ पर गायब हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको करते हैं। और एक चीज बता दूं कि देखिए 18वीं शताब्दी में एक इटली के मैथमेटिशियन, बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन जो थे वो थी मारिया गिताना एनगेसी, उनका नाम था, जो 18वीं शताब्दी में इटली में पैदा हुई और वहाँ की बहुत बड़ी मैथमेटिशियन बनी, जो पूरे विश्व में छाप छोड़ गई। इन्हें बहुत सी भाषा इनको आता था, जैसे उनको फ्रेंच आता था और इटली की तो इटालियन तो जानती थी, और भी कई भाषाओं का इन्हें नॉलेज था। आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन का हम लोग का यूज क्या है। इंटीग्रेशन का अगर मैं आपको यूज बताऊं तो देखिए आपको पता होगा कि हम जो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, चिप जिसको बोलते हैं, जो हम लोग मोबाइल में डालते हैं, तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे स्पेस होते हैं, ऐसे बहुत ही छोटे छोटे, किसी भी टाइप का शेप हो सकता है, ऐसे टाइप से कोई भी शेप हो सकता है। तो उसको स्टोरेज में उसके जगह का सही पता लगाने के लिए हमें इंटीग्रेशन का प्रयोग ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक को हम लेंगे फंक्शन को और ऐसे जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि h बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वहां पर जगह है, छोटे छोटे जगह है जहां पर स्टोरेज उसका बना हुआ है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग मेमोरी का स्पेस पता करने के लिए भी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। और फिर आप देखे होंगे कि हमारी भारत की सड़कें या फिर कहीं की भी सड़कें, तो वो सीधी नहीं होती हैं, वो कुछ इस प्रकार होती हैं। तो इन सड़कों का जो क्षेत्रफल है, इसे भी हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करके इस मेथड से निकाल सकते हैं आसानी से, और हम लोग वहां पर उसका सही यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसका जो क्षेत्रफल है वो निकाला जा सकता है। और फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारे जो आप देखते हैं, जितने भी महल वगैरह बनते हैं जिनमें गुंबद आकार के, त्रिभुजाकार और भी बहुत सारे पैटर्न्स बनाए जाते हैं, डिजाइन्स बनाए जाते हैं, तो उन डिजाइन्स में जो है, उन डिजाइन्स में कोई भी जो पैटर्न होता है उसको एग्जैक्ट निकालने के लिए, उसका क्षेत्रफल पूरा एकदम अच्छे से निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का प्रयोग ही करना पड़ता है। तो इसका जो यूज है टेक्नोलॉजी, साइंस, मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग में इसका भरपूर यूज होता है। और फिर हम लोग अब आते हैं डिफरेंशिएशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो डिफरेंशिएशन में क्या चीज पढ़ा जाता है, देखिए डिफरेंशिएशन में एक चीज और आता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिट। तो पहले डिफरेंशिएशन को समझते हैं। डिफरेंशिएशन बताता क्या है,
डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज को बताता है कि कोई भी चीज समय के साथ कैसे बदल रही है। जैसे मान के चलिए कि कोई एक गाड़ी वो चल रही है, तो वो एक पॉइंट से चली और इस पॉइंट तक पहुंची, तो इस पॉइंट तक पहुंची तो ये दोनों के बीच का हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालते हैं? तो हम लोग इसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम उसको निकालना चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो स्पीड वाला फॉर्मूला जैसे आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को अगर हम s माने और इसको t, तो ये बहुत ही छोटे समय और बहुत ही छोटे स्पेस के लिए ये बताता है। जैसे मान के चलिए ये दो बिंदुएं हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें जानना है। तो यहां पर हमें देखिए, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि समय के साथ जो है वो डिस्टेंस, यहां पर स्पीड जो है, जैसे मान के चलिए ये यहां से यहां तक चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहां से यहां इस जगह से इस जगह तक का जो इसका स्पीड था यहां से यहां तक का, वो हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका स्पीड जो है समय के साथ चेंज हो रहा है। जैसा कि आप इसका यूज, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है हम लोग का जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट को या फिर स्पेस मिशन के लिए जब हम लोग कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो रॉकेट का स्पीड होता है वो समय के साथ बढ़ता जाता है। तो उस वक्त हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है, तो उसके एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए क्या जाता है, डिफरेंशिएशन का प्रयोग होता है। तो समय के साथ इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाता है। हर एक टाइम पे उसके स्पीड को जानना, मतलब उसके स्पीड को, उसके डिस्टेंस को विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे, समय के सापेक्ष उसको जानना, यही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं। तो किसी भी चीज, कोई भी चीज हो सकता है, चाहे वो कोई पक्षी हो, एरोप्लेन हो, रॉकेट हो, जेट यान हो, या कुछ भी चीज हो जो गति में है और समय के साथ वो अपना गति को चेंज कर रहा है, जैसे कभी 50 किलोमीटर का स्पीड में गया, फिर 50 किलोमीटर कुछ दूरी के बाद उसका 100 किलोमीटर स्पीड हो गया, फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ऐसे वो अपना जो स्पीड है बदलता जा रहा है। तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोग इसको लेते हैं ds/dt, बहुत इसके रेट ऑफ चेंज जिसको बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज, जिसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा s/डेल्टा t, इस प्रकार से। तो रेट ऑफ चेंज को ये बताता है डिफरेंशिएशन। इसका और भी अगर हम यूज देखें तो इसका यूज आप देख सकते हैं, जैसे देखिए रेट ऑफ चेंज है तो इसका यूज तो ज्यादातर गति वाले चीजों पर ही होगा। और एक चीज इसी में जो आता है लिमिट, तो देखिए लिमिट जो है ये क्या बताता है, लिमिट इसका, जैसे कोई दो पॉइंट्स है, कोई दो बिंदु है, इन दो, देखिए डिफरेंशिएशन में कोई एक बिंदु के लिए डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, उसके लिए मैक्सिमम दो बिंदु होना चाहिए, क्योंकि किसी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष में ही निकालना है। तो कोई दो बिंदु होना जरूरी है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का ही जो, दो बिंदुओं के बीच का जो मतलब चेंज है, दोनों बिंदुओं के बीच का जो रेट ऑफ चेंज है, उन चेंज को ही हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। और लिमिट्स क्या बताता है, लिमिट्स बताता है जैसे बहुत ही कम दूरी पर कोई दो चीजें अगर उपस्थित हैं, तो उनका जो उपस्थिति है, उनके उपस्थिति के एग्जैक्ट, मान के चलिए इनके बीच का जो दूरी है वो 0 है, तो 0 है, तो अगर हम इस डायरेक्शन के लिए लेंगे तो इसको 0 नेगेटिव ले सकते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन के लिए लेंगे तो 0 पॉजिटिव ले सकते हैं। तो लिमिट जो है
लिमिट आपको जैसे पता है, मान के चलिए लिमिट, हम कोई लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव या फिर 0 नेगेटिव, इस तरह लेके हम लोग इसी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है बहुत ही माइनर डिस्टेंस के लिए किया जाता है, बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम दूरी, मतलब वो आपको वो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ना दिखे, मतलब एकदम क्लोज कोई दो चीजें हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग लिमिट कंसीडर करके उसको लेते हैं। और एक चीज बता दूं कि ये जो ये इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे लेबनिज, इन्होंने और एक चीज बताया कि जैसे हम लोग इसको समेशन के रूप में लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला है इसको समेशन के रूप में लिखते हैं सम, तो इसी सम का जो s है इसे इन्होंने इंटीग्रेशन के रूप में इसे बताया और इसी का उपयोग हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं। तो ये जो s है इसी को इन्होंने इस पैटर्न पे लिखा और जिसका हम लोग इंटीग्रेशन में देखिए यूज करते हैं इस प्रकार। तो ये जो सिंबल है इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो लेबनिज थे, जिन्होंने इसे मतलब इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, जिसका प्रयोग आज हम लोग करते हैं। समेशन को हटा के इस साइन का प्रयोग किया गया, जैसे x dx इस प्रकार।